हेलो दोस्तों, फिर आ गया हूँ मैं आपके लिए लेके सेकंड चैप्टर। हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर में क्राफ्टिंग अ बिजनेस मॉडल एंड लीन स्टार्टअप। सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट दिया। तो बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल में हमको दो टाइप्स मिल जाएंगी, ब्रॉड बिजनेस मॉडल और एक मॉडर्न बिजनेस मॉडल। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने चार्ट बना रखा है, ब्रॉड बिजनेस मॉडल और मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स। फिर उसके बाद हम क्रिएटिंग वैल्यू प्रोपोर्शंस, फिर उसके टाइप्स, फिर एनालाइजिंग बिजनेस मॉडल, लीन स्टार्टअप, बिजनेस पिचिंग। सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल मतलब कि एक स्ट्रक्चर, एक रूपरेखा कि आपका बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस में चीजें हो रही है, उसका पर्पस क्या है, वो किसको माल दे रहा है, वो किसको टारगेट करना चाह रहा है, उसका एक पूरा मॉडल क्या है कि वो किसको माल दे रहा है, किससे ले रहा है, कैसे पैसे कैसे कमा पा रहा है। मतलब बेसिकली कुछ बिजनेस मॉडल कमीशन से पैसा कमाते हैं, जैसे जोमेटो। वो बिजनेस नहीं करता, ना उसके कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई उसका कोई खुद का बंदा डिलीवरी पार्टनर है। वो कमीशन कैसे कमाता है? बस उसने एक मार्केट प्लेस बना ली है। अब मार्केट प्लेस पे जोमेटो वाला बस एक मार्केट प्लेस है, उस पर राइडर्स, रेस्टोरेंट और अपना जो कंज्यूमर है वो कनेक्ट होते हैं। और जो पेमेंट अपन करते हैं, रेस्टोरेंट उसको कमीशन देती है कि हम आपकी मार्केट पे, उस मार्केट प्लेस पे लिस्ट हो रहे हैं तो उसकी कमीशन। तो जोमेटो, स्विगी, रैपिडो भी वो ये कि राइडर्स और जो जिनको गाड़ी चाहिए घूमने के लिए या कहीं जाने के लिए, वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो राइडर्स को जो पैसा मिलता है उसमें से कुछ कमीशन वो रैपिडो को देता है, तो उनका बिजनेस मॉडल वो है। और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनका सेलर से कमीशन कमाते हैं। और कुछ हैंडलिंग फीस, प्रॉमिस फीस कंज्यूमर से भी कमाते हैं, तो इनका बिजनेस मॉडल कमीशन वाला है। कोई होलसेलर है, तो होलसेलर का बिजनेस मॉडल क्या है? 5 रुपए की चीज ली अपने मैन्युफैक्चर से, 10 रुपए में उसको बेच दी रिटेलर को। उसका बिजनेस मॉडल ये है कि 5 ये चीजें ली, ट्रेड करना। रिटेलर का बिजनेस मॉडल क्या है? होलसेलर से लेना, अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच देना। ये है बिजनेस मॉडल। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये आप, मैं आपको नोट्स में जाके पढ़ा देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ ऑर्गेनाइज क्रिएट्स, डिलीवर, कैप्चर वैल्यू इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल। ठीक है, उसके सिंपल वर्ड्स मैंने आपको जो समझाया, अ स्टार्टअप बिजनेस मॉडल डिटरमाइंस हाउ वन बिजनेस मेक मनी। जो मैंने आपको सिंपल इजी भाषा में समझाया वही ये नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? जोमेटो आपकी रात की क्रेविंग मिटा रहा है। कोई ऐसी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर रहा है। फिनेंशियल वायबिलिटी है कि उसका कोई पर्पस बिजनेस का। उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है कि कॉस्ट क्या पड़ रही है कौन से फेस में। उसकी पोटेंशियल कस्टमर, जो मैंने एक वर्ड यूज किया था। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कौन से कंज्यूमर बिहेवियर को सेटिस्फाई कर रहा हो बिजनेस। ठीक है, एक्सटेंड द इंटरप्राइजेस स्केल इट्स ऑपरेशन, किस ऑपरेशन तक वो बिजनेस स्केल कर रहा है, किस लेवल तक जा रहा है, कौन से पैरामीटर को वो सेटिस्फाई कर रहा है। पोटेंशियल फॉर सब्सटेंशियल ग्रोथ, क्या ग्रोथ का उसमें पोटेंशियल है। ठीक है, रिवेन्यू कैसे ड्राइव होगा, मार्केट ऑनलाइन बेचेगा किसे, मार्केट को ऑनलाइन कैसे ले जाए, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज क्या है, और किसको बेच रहे हैं, इंटरमीडिएट है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेच रहे हैं। जैसे मान लो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर डायरेक्ट टू सीधे कंज्यूमर बेच रहा है, उसमें इंटरमीडिएट नहीं है, तो D2C हो गया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अगर उसमें पहले मैन्युफैक्चर आ रहा है, मैन्युफैक्चर के बाद होलसेलर आ रहा है, होलसेलर के बाद रिटेलर आ रहा है, तो उसमें जो होलसेलर और रिटेलर है वो क्या है? इंटरमीडिएट, अल्टीमेट कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चर के बीच में। तो क्या चैनल है, किसके थ्रू कंज्यूमर के पास माल पहुंच रहा है। तो इसमें हम दो मॉडल जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, बिजनेस मॉडल, ब्रॉड बिजनेस मॉडल्स, मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रॉड बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, ब्रॉड बिजनेस मॉडल से मैं समझता हूँ जनरल बिजनेस मॉडल। यहाँ मैंने ब्रॉड बिजनेस मॉडल लिखा, उसको जनरल बिजनेस मॉडल भी बोलते हैं।
जनरल बिजनेस मॉडल। अब आपने शार्क टैंक देखा होगा या कहीं सुना होगा कि ब्रांड्स B2B करते हैं, B2C करते हैं, D2C करते हैं या C2C करते हैं। सबसे पहले समझता हूँ B2B। B2B का मतलब सिंपल है, बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है, टाटा स्टील, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, टाटा स्टील अपना रॉ मटेरियल दे रहा है किनको? कार मैन्युफैक्चरर्स को। कि आप स्टील यूज के कार बनाओ, वो स्टील यूज करके आप रॉड बनाओ, स्टील यूज करके बर्तन बनाओ, स्टील यूज करके कुछ और बनाओ। तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को माल दे रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है, दोनों बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। या तो आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें नहीं लिखा है लेकिन आपको एक बताता हूँ, बीट वाइट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग का मतलब जानते हो? मतलब क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे बड़ा मैन्युफैक्चर हूँ मैं, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं बॉटल का। एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर है, जैसे मान लो बिस्लरी की बॉटल जो बनाते हैं, बिस्लरी कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरर है। तो वो क्या करते हैं, खुद की बॉटल तो बनाते ही बनाते हैं, वो ये करते हैं कि बॉटल बना के देते हैं आपको। आपकी एक कंपनी है, आप जैसे आपकी एबीसी लिमिटेड कंपनी है। एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है, जो एक मैन्युफैक्चर है बिस्लरी, उसके पास जाती है, उसके पास से बॉटल ले आती है बिना लेबल की, अपना लेबल चिपकाती है, वाइट लेबलिंग, और बेचती। तो बिजनेस टू बिजनेस, ये जो बेच रहा है लेबल लगा के वही बिजनेस है, और जो मैन्युफैक्चर है वही बिजनेस। बहुत सारी चीजों में ऐसा हो रहा है, अधिकतर चीजों में वाइट लेबलिंग होती है। जो बोट आपने सुना होगा नाम, वो भी क्या करता था, चाइना से माल लाता था, अपना स्टिकर लगाता था, अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करने लग गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेस चाइना से माल लेके आते हैं, या तो इंडिया में भी ऐसा हो रहा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत सारे स्टार्टअप्स खुद माल नहीं बनाते, सिर्फ वो अपनी मार्केटिंग से गेम जीतते। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के पास, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप मुझे ऐसा 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 माल बना के दो, ये बहुत काम आएगा। मैं इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर बिजनेस नॉलेज। कल को आप भी अपना स्टार्टअप चालू करोगे, कल को आप भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे, तो उसके लिए नॉलेज बता रहा हूँ, वो भी एक बिजनेस टू बिजनेस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ गया बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या हो गया? बिजनेस टू कंज्यूमर लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये मैंने एग्जांपल दिया है। इस कंज्यूमर सेंट्रिक होता है कि बिजनेस एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसमें कंज्यूमर सेंट्रिक का कहने का मतलब ये है कि कस्टमर का ध्यान रखा जाता है। 7 डे रिटर्न पॉलिसी, वारंटी का ध्यान रखा जाता है, गारंटी का ध्यान रखा जाता है। अपन टीवी फ्रिज मंगाते हैं तो उसमें आपको साथ में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स अगर आप ब्रांडेड लेते हो तो आप उसमें इंस्टॉलमेंट भी देते हैं, कि आपको इंस्टॉलेशन भी फ्री देते, कि आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन रिटेल स्टोर सबसे बड़ा एग्जांपल है। आप किराना दुकान दिखाते हो तो वो क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, वो एक बिजनेस है, हम एक कंज्यूमर है। B2C, यहाँ मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद D2C। D2C अभी सबसे फेमस चल रहा है और सबसे ट्रेंडी चल रहा है, और कंज्यूमर सबसे ज्यादा पसंद भी उसको ही करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? D2C इन्वॉल्व बिजनेस सेलिंग एट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू एंड कस्टमर। का मतलब ये है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं डायरेक्ट, कोई बिजनेस नहीं है, कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, कोई कमीशन नहीं देना किसी को। तो इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चर का ही प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और अल्टीमेट कंज्यूमर जो आप और मैं हूँ, जो चीज यूज करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कंपनी की वेबसाइट पे बहुत बार चीजें सस्ती मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसमें कोई बीच में प्रॉफिट कमाने वाला नहीं है ना, कोई मैन्यू रिटेलर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, तो उनका प्रॉफिट सीधा अपन को मिल जाता है। से बोट बोट D2C का किंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि बोट इनिशियल, अब तो दुकानों पे भी मिल जाता है सब जगह, इनिशियली वो कोई दुकानों पे नहीं मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। MI इनिशियली कहीं नहीं मिलता था। आप किसी मोबाइल की दुकान में जाओगे, आपको ओप्पो वीवो मिलेगा। क्यों? ओप्पो और वीवो ने रिटेलर्स को, होलसेलर्स को भारी कमीशन दिया था। लेकिन MI का जो एक एरा था, अब तो खैर खत्म हो गया,
लेकिन MI रेडमी का जो एरा था उसने D2C में धमाल मचाया। उसने क्या करा था, एक कम बजट में अच्छा फोन डायरेक्ट टू कस्टमर दिया था, ठीक है। तो ये बोट लाइफस्टाइल, ये देखो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, मैं इससे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सारे वर्ड जो यूज कर रहा हूँ वही आपको MCQ में आएंगे। मैं आपको एकदम बिल्कुल रटाने की कोशिश नहीं है, बिल्कुल मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि मैं D2C बोलूँ तो आपको याद है बोट, मैं B2C बोलूँ, अरे मेरे यहाँ किराने की दुकान है ना, उसकी Amazon फ्लिपकार्ट बिजनेस है, मेरे को डायरेक्ट D2C, अरे डायरेक्ट बिजनेस से सीधा घर आ रहा है, बीच में कोई है नहीं प्रॉफिट कमाने वाला। ये सिर्फ आपको मैं इतने रियल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए देता हूँ, रियल लाइफ चीजें इसलिए सिखाता हूँ। आपको B2B में मैंने वाइट लेबलिंग का मतलब समझाया। आपको कल को बिजनेस स्टार्ट करना है, इससे बहुत बड़ा कैपिटल, जैसे एक आपको वाटर, अपन ने वाटर बॉटलिंग की बात करी थी, 30 से 50 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन आप कुछ मत करो, एक मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, भैया मेरे को बॉटल बना के दे दो, अपना लेबल बना के, सिर्फ मार्केटिंग के दम पे आप पैसा कमा सकते हो। तो ये हो गया B2B। B2C मैंने आपको बताया, D2C मैंने आपको बताया। अब लास्ट आ जाते हैं C2C। C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर भैया। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का बेस्ट एग्जांपल OLX, मतलब मैं कंज्यूमर हूँ, आप भी कंज्यूमर हो। अब मेरे पास कोई चीज एक्स्ट्रा पड़ी, मेरे पास कोई फोन पड़ा है, कोई टेबल पड़ा, मैंने नया ले लिया, उसको आपको देना है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्विकर हो गया, जहाँ पे क्या होता था, पावर ऑफ C2C को भी एविडेंट, कंज्यूमर एंगेज इन ट्रांजेक्शन विदाउट इट इंटरमीडिएट बिजनेस। जैसे मान लो पहले क्या होता था कि मेरे पास मान लो एक लैपटॉप है, मैं जाऊंगा किसी सेकेंड हैंड वो लैपटॉप वाले के पास, लैपटॉप की दुकान के पास, उसको बेचूंगा मेरा लैपटॉप की भले वैल्यू 20,000 होगी, लेकिन वो लेगा कितने, 15,000। उसको पता है लैपटॉप की 20,000, वो तो दिन रात उनका यही काम है, उसको पता है कि लैपटॉप की वैल्यू कितनी है 20, लेकिन वो लेगा 15। उसमें पर थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश करके, कुछ खराब वराब दिख रहा ऊपर के थोड़े बहुत पार्ट्स चेंज करके, बढ़िया स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा के कंप्लीट 25 का बेचेगा, है ना। 25 का नहीं तो गिरी गिरी हालत 22-23 हजार में तो बेचेगा। लेकिन अब क्या है C2C में, क्या है C2C ट्रांजेक्शन से पावर क्या मिली है भाई कंज्यूमर को, ये पावर ये मिली है उनको कि भाई आपको बीच में कोई प्रॉफिट खाने वाला नहीं है आपकी। अगर आपका लैपटॉप 22,000 की वैल्यू रखता है और सामने वाला उसकी वैल्यू समझता है तो आपको 22,000 ही देगा। आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर, आप बेचने वाले खरीदने वाले, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं, ठीक है। अभी देखो क्या लिखा है, B2B और B2C रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल बिजनेस स्ट्रक्चर। अब B2B और B2C पुराने बिजनेसेस है, D2C डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कंज्यूमर। मैंने बताया आपको D2C मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, और C2C पावर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर हाईलाइट करता है, कि पावर बताता है कि कंज्यूमर के पास भी पावर है। हमें किसी दुकानदार के पास नहीं जाना पड़ेगा अपना माल बेचने, हम अपना माल OLX पे लिस्ट कर देंगे, OLX से आपके पास जो विलिंगनेस टू जो बाय जो रखता है वो आपको ढूंढ लेगा। अब मैंने बात कर ली जनरल बिजनेस मॉडल, जो मैंने आपको बताया था ब्रॉड बिजनेस मॉडल जिसको बोलते हैं, जो पुराने B2B B2C ये पुराने जमाने में चले थे, D2C का नया ट्रेंड है, C2C नया है मार्केट में। ये 4 महीने याद रहेगा। B2B बिजनेस टू बिजनेस, मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, वाइट लेबलिंग मैंने बताया। B2C बिजनेस आपकी पास वाली किराना की दुकान, कोई किराने की दुकान, B2C एग्जाम्पल। D2C डायरेक्ट कंज्यूमर, किसी भी आप कंपनी की वेबसाइट से लेते हो, डायरेक्ट जो सीधा आपको मैन्युफैक्चर से सीधा आपके पास घर पे आता है, अल्टीमेट कंज्यूमर के पास, तो वो D2C। चारों मैंने मॉडल सिखा दिया। और C2C OLX कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मेरा लैपटॉप हुआ, आप खुद का एग्जांपल लो ना, मेरा लैपटॉप खराब हुआ, ये लैपटॉप मेरे को नया ले लिया मैंने, खराब नहीं हुआ, बढ़िया लैपटॉप है, मेरे को बेचना है, मैं सीधे OLX पे लिस्ट करके कंज्यूमर टू कंज्यूमर दे दूंगा। अब मैं बात करूंगा मॉडर्न बिजनेस मॉडल। मॉडर्न बिजनेस मॉडल में क्या होता है, ये आजकल की टेक्निक्स हैं, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, एक तरीका बोल सकते हैं, बिजनेस मॉडल बोल सकते हैं। ये किस तरीके से हम एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हैं कि हम किस तरीके से धंधा करेंगे। ये पहले से प्लान्ड होता है सब कुछ। सबसे पहले
मोस्ट फेमस और मेरा कोई बहुत पसंद है, इंडिया में बहुत चलता है, फ्रीमियम मॉडल। प्रीमियम मॉडल से आप ये समझोगे, जैसे आप बहुत सारे ऐप्स यूज करते होंगे बाहर के, इंडिया के भी, कैनवा हो गया, ये कोई भी ऐप हो गया, वो क्या करता है, स्पॉटिफाई हो गया आपका, कुछ फीचर्स फ्री में दे देता है। जैसे स्पॉटिफाई गाने फ्री में सुनाता है, लेकिन बार बार ऐड चला देता है। ऐड को चला देता है कि भैया आप अभी तक तो फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लेकिन आपको अगर बिना ऐड के गाने सुनना है तो आप उसका प्रीमियम मॉडल लो। तो आधा कुछ फीचर्स, बेसिक फीचर्स फ्री रखते हैं, जैसे कैनवा में भी कुछ टेम्पलेट्स फ्री मिलेंगे आपको डिजाइन करने के लिए। कैनवा मतलब कैनवा एक पोस्टर डिजाइन करने का एक ऐप है, आप जानते होंगे बहुत सारे लोग। तो कैनवा में बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको फ्री मिलते हैं, फिर कुछ अच्छे टेम्पलेट्स है उसके लिए आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसी सारी सारी वेबसाइट का ऐसा ही है, हर चीज़ आपको, ये मॉडल बहुत चलता है इंडिया में भी और बाहर भी। तो इसका मतलब क्या होता है, कंबाइंस फ्री एंड प्रीमियम ऑफरिंग। कुछ जो बेसिक वर्जन्स होते हैं वो फ्री में देते हैं, प्रोडक्ट सर्विस, मोस्टली सर्विस में होता है। फिर उसके बाद जो अच्छे मतलब जो प्रीमियम उसके फीचर्स होते हैं उसके लिए प्रीमियम लेता है। जैसे मैंने लिखा स्पॉटिफाई, एग्जाम्पल दिया, ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, पहले बेसिक सर्विस देता है विदाउट चार्ज, फिर ठीक है, फिर प्रीमियम फीचर दिखा, जैसे लिंक्डइन, आजकल तो स्नैप में भी लेने लग गया है। यूट्यूब प्रीमियम, ऐड नहीं देखना है, यूट्यूब प्रीमियम ले लो। अब आ गया सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल मतलब आपका सबसे फेमस नेटफ्लिक्स, कि आप कंटिन्यूस पेमेंट करोगे आपकी सर्विस चलेगी, जैसे पेमेंट बंद कर दोगे आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। क्या लिखा है, कस्टमर्स पे रेगुलर फॉर कंटिन्यूस एक्सेस टू अ प्रोडक्ट और सर्विस। सबसे पुराना इसका एग्जांपल न्यूज़पेपर, इसकी कोई एग्जांपल की बात नहीं करता, लेकिन वो भी सब्सक्रिप्शन मॉडल है मेरे भाई। पुराना सब्सक्रिप्शन है, उसको सब्सक्रिप्शन नहीं बोलते, न्यूज़पेपर के पैसे दे दो भैया, ठीक है, लेकिन वो भी सब्सक्रिप्शन है। आपका सब्सक्रिप्शन 1 महीने का, आपको 1 महीने तक न्यूज़पेपर आएंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है इसमें। रिएक्टिव कस्टमर नीड्स क्या होती है, विन विन सिचुएशन होती है, बिजनेस की भी और कस्टमर्स की भी। बिजनेस को भी हर महीना पैसा मिल जाता है, कस्टमर्स को भी ऐसा है कि जब तक आपको सर्विस चाहिए उस महीने उतने महीने तक पैसा दो, नहीं चाहिए नहीं मत दो। अपने टीवी सीरियल, ये टाटा टेलीकॉम, टाटा स्काई, ये भी सब सब्सक्रिप्शन मॉडल ही है। ई कॉमर्स मॉडल, ई कॉम, आज की दुनिया तो ई कॉमर्स की है भैया, अमेजोन फ्लिपकार्ट की। कुछ भी चीज चाहिए, कोई नहीं जाता दुकान पे, भैया ये है क्या, वो जमाना चला गया। वो जमाना चला गया कि अपन को कोई चीज, अरे यार ये अपने को टीवी लेना है यार, पूछता हूँ इसके पास मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फ्लिपकार्ट खोला, सर्च किया, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिली, अमेजोन पे सर्च किया, चीजें मिल गई। ई कॉमर्स मॉडल डिजिटल अप्रोच इन विच बिजनेस सेल प्रोडक्ट्स और सर्विस। ई कॉमर्स मॉडल ये है कि कंपनी लाइक्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट ने एक मार्केट प्लेस बना दिया, यहाँ पे सेलर्स आएंगे, बताएंगे मेरे पास क्या क्या है, बायर्स को क्या क्या चाहिए उसमें से ले लेंगे। एक मार्केट प्लेस है, एसेट लाइट मॉडल है। फ्लिपकार्ट अमेजोन कोई सामान नहीं बेचता, सामान बेचते हैं सेलर और सामान खरीदते हैं कंज्यूमर, ठीक है। ब्राउज परचेज रिसीव गुड्स विदाउट नीड ऑफ फिजिकल स्टोर्स, ठीक है। दिस मॉडल नॉट ओनली इनहेंस convenience for consumer also provide business with cost effective way to reach broader audience। तो कहने का मतलब है सिर्फ हमारे लिए कन्वीनियंस नहीं है, आज कितने लोग ई कॉम का धंधा कर रहे हैं घर से। पहले धंधा करना चाहिए था तो एक दुकान चाहिए मेन मार्केट में जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा हो, लेकिन अब नहीं चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में दाम है, आपको बेचना आता है, तो आप घर बैठे बैठे धंधा कर सकते हो ई कॉमर्स का। वो कितने लोग कर रहे हैं, कंज्यूमर को तो वो करा ही करा। अब मैं यहाँ बैठ के, इंदौर में बैठ के, मैं इंदौर से हूँ तो इंदौर में बैठ के मैं पूरे इंडिया में धंधा कर सकता हूँ, लेकिन पहले नहीं कर सकता था। अगर मैं इंदौर में हूँ, इंदौर में अगर मेरे को खाना बेचना है तो 56 जाओ, सराफा जाऊँ, मोबाइल बेचना है तो नोवेल्टी जाऊँ, बुक्स बेचना है तो कसूरी जाऊँ।
तो यही है एग्जाम्पल्स, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। अब आया मैन्युफैक्चरर मॉडल। मैन्युफैक्चरर मॉडल का मतलब सिंपल सा नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी अनप्रोसेस्ड मटेरियल है उसको मैं फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लूंगा, फिर होलसेलर रिटेलर के थ्रू कस्टमर, या कस्टमर को डायरेक्टली भी बेच सकता हूँ, या तो मैं होलसेलर को भेजूंगा या तो रिटेलर को भेजूंगा या कस्टमर को डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करके। अब ट्रेडिंग का काम है कि मैन्युफैक्चर से लेके आगे बेचना, लेकिन मैं खुद बनाऊंगा और सीधा भी कस्टमर को बेच सकता हूँ, होलसेलर को बेच सकता हूँ। सिंपल है, मैन्युफैक्चर मॉडल तो समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये मार्केट प्लेस मॉडल वही कि आप एक बिजनेस मॉडल बना दो, आप एक जगह बना दो, जैसे रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, मल्टीपल में रियल लिख ओयो, ओयो के अब उनने कंपनी सर्विस होटल्स खोल दिए हैं, लेकिन अगर कंपनी सर्विस होटल्स की मैं बात हटा दूं तो क्या है, ओयो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सारे होटल्स लिस्टेड है, मतलब कंज्यूमर्स आते हैं, होटल बुक करते हैं, अपना स्टे करते हैं, एंजॉय करते हैं। दस बार जाना नहीं पड़ता है अब कि भैया एक रात का होटल का कितना है, दो रात का कितना है, मैं ऋषिकेश जाने वाला हूँ, मेरे को ऋषिकेश फोन नहीं लगाना पड़ता, मैं यहाँ से इंदौर में बैठ के देख लेता हूँ ऋषिकेश में क्या है। मेरे को गोवा जाना तो मैं इंदौर में बैठ के देख लेता हूँ कि मैं 3 रात रुकूंगा गोवा की ट्रिप के लिए, तो मेरे को कितने पैसे लगेंगे और किस होटल में कितने लगेंगे, किस किस होटल में कितनी फैसिलिटी है, क्या क्या एमिनिटीज मिल रही है। वो वो क्या मार्केट प्लेस है, जोमेटो क्या मार्केट प्लेस है, वो जगह जगह जाके मेन्यू नहीं देखना पड़ रहा अब। तो ये क्या है, ये एक बाजार ही तो है। जैसे अपने फिजिकल बाजार होते हैं ना, फिजिकल बाजार में क्या होता था, एक स्पेसिफिक टाइम था, एक स्पेसिफिक डे था, वहां लोग आते, बेचने वाले भी खरीदने वाले भी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, ओला, उबर क्या है, मार्केट प्लेस है। अब मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल ब्रिंग्स बायर सेलर टुगेदर ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यही है। ठीक है, इसको काट देंगे ये वाला क्लिप, इसके बाद आगे। तो ये मैंने जो एग्जांपल्स दिए वो ये यहाँ लिखा भी वही है, इट ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल by offering seamless and interconnected marketplace where the variety of goods service are available. Example Zomato, Rapido। और मैंने तो पते एग्जाम्पल दे दिया आपको, रियल लाइफ एग्जाम्पल बता दिए, समझा दिए। अगर मेरी बात सुन लोगे एक बार ध्यान से तो ये बिना पढ़े आप एमसीक्यू खोल गया होगा, मैं बता रहा हूँ। बस मेरी बात सुन लो, नोट्स पढ़ने की एक बार जरूरत है बस, और मेरी बात सुन लेना ध्यान से। शेयरिंग इकोनॉमिक मॉडल, शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल क्या होता है, गिग इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टिव अप्रोच विच इंडिविजुअल शेयर्स रिसोर्सेज सर्विस डायरेक्टली विद। कैसे, मैं इसको समझाता हूँ। जैसे क्या होता है, इसमें रिसोर्सेज शेयर्स होते हैं, जैसे एयरबीएनबी, ये लोगों को मिलाता है, विच कनेक्ट पीपल सीकिंग अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट। इसे मान लो, कैसे मैं समझाऊं, डुंजो क्या करता है, डुंजो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लो 5 ट्रक है, 5 ट्रक में 3 ट्रक चल रहे हैं, 2 ट्रक खाली। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में डुंजो में ऐसा है कि जिसको ट्रक चाहिए और जिसको ट्रक लगवाने हैं एक दूसरे को मिलवा देते हैं। शेयर इकोनॉमिक मॉडल है, ये मेरे ट्रक है, इसको चाहिए। एयरबीएनबी मॉडल क्या है, मेरे पास एक फ्लैट खाली पड़ा है गोवा में, प्राइम लोकेशन के पास, बीच दिखता हुआ खिड़की से, बढ़िया, खिड़की खोलूं तो बीच दिख जाए, क्या बात है। तो मेरे को वो फ्लैट खाली पड़ा है, मैंने डाल दिया एयरबीएनबी पे। तो एयरबीएनबी पे डाल दिया तो क्या हुआ, मेरा भी काम हो गया, एयरबीएनबी वाले का भी काम हो गया, और इसको खिड़की खोलना है और बॉटल खोलना है गोवा में, उसका काम भी हो गया। आ गया समझ में। तो ये लो कॉस्ट एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ प्लेटफॉर्म और मोनेटाइज देयर एसेट एंड स्किल्स।
तो गिग इकोनॉमी ये भी हो जाता है कि आप एक शेयर्ड रिसोर्स यूज कर सकते हो। जैसे 2 एंटरप्रेन्योर 3 एंटरप्रेन्योर है, उनके पास मान लो एक या तो इस वो है वर्क प्लेस है, वो 3-4 लोग साथ में यूज कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा एक स्टार्टअप है, वो 5 व्हील्स जो रैपिडो वैपिडो जैसा है। एक है किसी का 5 फूड्स, वो फूड्स का काम कर रहा है, जोमेटो स्विगी। सबने एक वर्क प्लेस ली, उसमें भाई तू 2 सीट 3 सीट पकड़ के तेरा काम कर रहा है, मेरा काम कर रहा है, बिजली का बिल एक ही आ रहा है, रेंट एक ही आ रहा है, सब डिवाइड हो जा रहा है। तो शेयर इकॉनमी, मेरा काम भी हो रहा है, तेरा काम भी हो रहा है, लो कॉस्ट में काम हो रहा है। ठीक है, मैंने समझा दिया भाई आपको सारे मॉडल्स, फ्रीमियम, ई कॉमर्स, सब्सक्रिप्शन, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाया मैंने। अब आपको समझाता हूँ बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है? बूटस्ट्रैपिंग मतलब ये होता है कि बिना फंडिंग के जो पैसा मैंने धंधे से कमाया उसी में लगा के वो धंधा। जैसे मैं आपको आपकी नॉलेज की बता दूं, जीरोधा आज तक बूटस्ट्रैप्ड है। एक समय में, अब तो सेकंड हो गया, एक समय में सबसे बड़ा ब्रोकिंग ऐप था वो इन टर्म्स ऑफ एक्टिव यूजर्स। अब ग्रो उससे आगे बढ़ गया है क्योंकि उसका सिंपल इंटरफेस है। ठीक है, एएमसी लगाता नहीं, भले ज़्यादा ब्रोकरेज लेता है लेकिन वो लोगों को नहीं दिखता है। ठीक है, भले उसकी सर्विसेज कभी भी अटक जाती है लेकिन ग्रो उससे बड़ा बन गया है। लेकिन जीरोधा, ग्रो तो अब लिस्टेड भी हो गया है। तो जीरोधा बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप मतलब कि ना कोई फंडिंग लेना, ना कोई राउंड रेस करना, ना किसी को अपना शेयर देना। ठीक है, अपना पैसा लगाना और अपने पास अपनी होल्डिंग रखना। आप शार्क टैंक में देखते हो तो वो क्या होता है, राउंड होता है। मतलब राउंड मतलब ये है कि मैं आपको 2% देता हूँ, आप मेरे को उसके लिए 2 करोड़ रुपए दे दो, मेरी 100 करोड़ की वैल्यूएशन है। तो ये, अगर आपने कोई इन्वेस्टर्स आ गया, आप में कोई वीसी, जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले चैप्टर में, वेंचर कैपिटलिस्ट, जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स और जो अर्ली एज स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। तो बूटस्ट्रैप मतलब ये होता है कि विदाउट, ये देखो मैंने जो आपको समझाया वही, एंटरप्रेन्योर फंड एंड डेवलप देयर स्टार्टअप यूजिंग पर्सनल रिसोर्स एंड रेवेन्यू जनरेटेड बाय बिजनेस। या तो खुद का पैसा डाला स्टार्टिंग में, फिर से जो रेवेन्यू आ रहा फिर उसमें वो डाल के, विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। दिस मेथड प्रोवाइड फाउंडर्स विद ऑटोनॉमी और कंट्रोल। मैंने बोला ना, किसी को कोई पैसा लेना नहीं, किसी को कोई अपनी इक्विटी देना नहीं, कोई अपना कंट्रोल देना नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जीरोधा फाउंडेड बाय नितिन कामत इन 2002 इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ बूटस्ट्रैपिंग। उन्होंने इंडियन स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्री को पलट के रख दिया मेरा भाई जीरोधा ने। बूटस्ट्रैपिंग की ताकत। आ जाते हैं हम क्रिएटिंग वैल्यू प्रपोर्शन पे। क्रिएटिंग वैल्यू प्रपोर्शन मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू क्रिएट करना, एक कस्टमर से प्रॉमिस करना कि हम कौन है और हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे और आप हमें क्यों चुनोगे। वाई देना है कि क्यों हम आपके लिए, कौन सी प्रॉब्लम है आपके, किस प्रॉब्लम को हम बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हम ही क्यों सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज चाहिए होती है हमको गुड वैल्यू प्रपोर्शन बनाने की? सबसे पहले तो कस्टमर रेलेवेंस, मतलब कस्टमर का रेलेवेंस कंपनी को समझना पड़ेगा कि कस्टमर हमारे लिए कितना रेलेवेंट है। मतलब इस कस्टमर रेलेवेंस मतलब कि हमें समझना पड़ेगा कस्टमर को चाहिए क्या, व्हाट कस्टमर नीड्स। जो कस्टमर को चाहिए, जैसा चाहिए वो हम ऑफर कर रहे हैं क्या, तभी हम कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। हम नोट्स में जाते हैं तो गुड प्रोपोर्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर्स वांट एंड ऑफरिंग टू देम। ठीक है, जैसे जोमेटो, आपने जोमेटो के चटपटे नोटिफिकेशन देखे होंगे, आज मिठाई खाएं क्या, कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है क्या, आज होली है, ठंडाई हो जाए। तो ये हमें, उसमें टाइमिंग भी उसकी 5 बजे, हमको जैसे भूख लगती है थोड़ी, तो उसकी नोटिफिकेशन भी 5 बजे आएगी, समोसे और चाय हो जाए। तो कस्टमर को 5 बजे समोसे की क्रेविंग होती है इंडिया में मोस्टली, तो वो जोमेटो 5 बजे ही नोटिफिकेशन भेज रहा है, तो वो कस्टमर का रेलेवेंस समझ रहा है, एक कस्टमर रेलेवेंस वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो हम उन्हें रेलेवेंट
चीज़ें प्रोवाइड करना रेलेवेंट समय पे, एक कस्टमर रेलेवेंस। फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है यूनिक डिफरेंशिएशन। मतलब आप ऐसा क्या दे रहे हो जो अगला आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है। आप ऐसा क्या दे रहे हो, वाई देना है ना आपको कि क्यों हम ही। जैसे कोई है, कोई जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लेते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड है जो लाइफ टाइम फ्री देता है, कोई एएमसी लेता है तो लाइफ टाइम फ्री को इतना एडवर्टाइजमेंट करता है, लाइफ टाइम फ्री, लाइफ टाइम फ्री, लाइफ टाइम फ्री, लाइफ टाइम फ्री। कोई डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस देता है, लॉन्च एक्सेस उसका यूनिक है कि हम बाकी सारी क्रेडिट कार्ड कंपनी साल के मान लो 2 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस दे रही, हम 4 दे रहे हैं। ये यूनिक बना रहा है। तो हम क्या यूनिक दे रहे हैं, क्या अलग दे रहे हैं। या तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए सेम प्राइस में, तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई अच्छी। या तो आपका प्राइस कि हम बहुत कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी जो ज़्यादा प्राइस में मार्केट में मिल रही है, उस कम प्राइस पॉइंट पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका यूनिकनेस हो गया। या आपने कोई मार्केट में जो चीज़ है ही नहीं वो ले आए, तो वो यूनिकनेस से भी चीज़ें बिकती हैं। और वो आपको जैसे नई टेक्नोलॉजी हो गई, डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एक ही चीज़ को अलग तरीके से कर रहा है, बेटर वे में कर रहा है, तो उससे कस्टमर को आसानी हो रही है, अच्छा एक्सपीरियंस। जैसे मूवी सेम ही लगी, पीवीआर में आदमी क्यों जाता है बाकी सब लोकल सिनेमास को छोड़ के। मूवी सेम होती है, उसमें एक्टर सेम होते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब कुछ सेम होता है, लेकिन एक्सपीरियंस पीवीआर ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है, साउंड क्वालिटी पीवीआर ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करती है। तो वो उसको डिफरेंशिएट करता है पीवीआर अपने एक्सपीरियंस को लेके। तो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट में अट्रैक्टिंग अटेंशन और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। आज एक पीवीआर की एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है ना कि भाई सबसे अच्छा थिएटर है तो आईमैक्स पीवीआर, इनकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, ये एक्सपीरियंस डिफरेंट दे रहे हैं। क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन, किसी भी चीज में बिजनेस में क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर कम्युनिकेशन मतलब आपको बताना है कि आप करते क्या हो और कैसे आप सबसे बेटर करते हो। ठीक है, एग्जैक्टली, क्लियरली, सो दैट पीपल क्विकली अंडरस्टैंड व्हाई शुड चूज अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब आपको बताना है कि वो क्यों, आपको आपको ऐसे बताना है क्लियरली कम्युनिकेट करके कि हम ये करते हैं और हम इस चीज में बेस्ट है, तो वो समझ पाए कि आप ऐसा करते हो और आप इस तरीके को बेस्ट करते हो, तो इस काम में आप बेस्ट इन द बिजनेस हो तो मैं चूज करूँ। जैसे स्विगी का मैंने एग्जांपल लिया, उनकी एक टैगलाइन है डिलीशली फास्ट। तो इसका डिलीशली फास्ट का वो क्या हो गया, मतलब ये खाना भी टेस्टी दे रहे हैं और फास्ट भी डिलीवर कर रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ 2 वर्ड में दोनों चीज बता दी उनकी। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन रख लिया तो उससे क्या होता है कि आपको अगर क्लियर कम्युनिकेशन मिलेगा तो आपका डिसीजन फास्ट हो जाएगा। जैसे जो भी आपकी स्पेशलिटी आप क्लियर कम्युनिकेट करो, उसको अंदर स्क्रॉल करके देखना नहीं पड़ेगा भाई ये है ये है ये है ये है। तो आप जितना क्लियर कम्युनिकेट करोगे उतनी आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। ठीक है, इसमें आप देखिए आपने नोट्स में भी लिखा है, द स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन नॉट ओनली हेल्प्स कस्टमर डिसाइड फास्टर बट ऑल्सो बिल्ड ट्रस्ट। एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है ना कि आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बोल दे रहे हो। फिर मेकिंग पीपल फील कॉन्फिडेंट अबाउट चूजिंग दिस स्टार्टअप। आपके लिए एक बार आपने जो बोला वो डिलीवर किया, तो नेक्स्ट टाइम किसी और के बारे में सोचने के पहले वो आपका करेंगे कि हाँ भाई मैंने इससे मंगाया है, ये मेरे को इसकी प्रोडक्ट और सर्विस से सेटिस्फाई करता है, जो बोलता है वो करता है। तो आप कैसे एक एज है, आप लोगों का ट्रस्ट जीत जाओगे। ठीक है, तीनों चीज मैंने बता दी, एलिमेंट टू कंसीडर वाइल क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजल। अब इसमें एलिमेंट से सबसे पहला एलिमेंट है नो योर ऑडियंस। सबसे पता होना चाहिए कि ऑडियंस कौन है, मेरी पोटेंशियल ऑडियंस कौन है, जिसको मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, उसको टारगेट ऑडियंस को समझना है। जैसे मान लो मैं वॉच बेच रहा हूँ, ये वॉच है, तो ये वॉच है, मेरे को पहले समझना पड़ेगा ये मैन वॉच है, तो मेरा कस्टमर मैन होना चाहिए। प्राइमली गिफ्टिंग के लिए भी यूज होती है, लेकिन प्राइमली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैन होना चाहिए। ये डिज़ाइन अधिकतर 18 से 26 में पहनते हैं लोग, ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं 18 से 26, बच्चे नहीं पहनते इस टाइप की घड़ी, एग्जाम्पल। तो मैं पहले मेरी कस्टमर को समझना पड़ेगा। ठीक है,
कि मैं किसको क्या मार्केट कर रहा हूँ। ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप एक प्रोडक्ट को लेके किसी को भी एडवर्टाइज, जैसे मान लो मैं एक ट्रेवलिंग एजेंसी चलाता हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस में गोवा, ऋषिकेश, ये अच्छी अच्छी जगह जहाँ पे यंग पीपल ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं 50 साल के लोगों को बताऊंगा गोवा बीच, ये वो, तो वो मेरी टारगेट नीश ऑडियंस नहीं है। मेरी नीश ऑडियंस है यंग पीपल्स, है ना। तो मैं को मेरी जो पोटेंशियल ऑडियंस है, पोटेंशियल मेरे कस्टमर जिनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो मेरे को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, क्या नीड है उनकी, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको, बाकी कंप्यूटर उनको क्या चाहिए और कंप्यूटर क्या प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो गैप देखना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च करेंगे हम, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे फुल कस्टमर बेस का पूरा, कि क्या मार्केट रिसर्च करके उनको क्या चाहिए, क्या चैलेंजेस है, क्या चाहते हैं, है ना। और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई यूनिक बेनिफिट। आइडेंटिफाई यूनिक बेनिफिट मतलब क्या ऐसा आप जो दे रहे हो जो बाकी कंप्यूटर्स नहीं दे रहे हैं। आपका क्या अच्छा है, आप सर्विस दे रहे हो तो आपका क्या सपोर्ट स्टाफ बहुत अच्छा है क्या? अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत अच्छा है क्या? आपके यहाँ वारंटी गारंटी बहुत जल्दी क्लेम हो जाती है क्या? आपका क्या यूनिक क्या है जो कंप्यूटर्स लैग कर रहे हैं, वहां पे आप कहाँ स्टैंड आउट हो जा रहे हो? ठीक है, सेट्स में ऑफरिंग अपार्टमेंट, क्या आप अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स आप क्या अच्छा दे रहे हो? ठीक है, एक्सेप्शनल सर्विस दे रहे हो या कोई यूनिक अप्रोच है, आपकी कोई अप्रोच अलग है, ठीक है। और फोकस ऑन व्हाट्स मेक वन प्रोडक्ट और सर्विस स्टैंड आउट इन द मार्केट। आपकी कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट है जो स्टैंड आउट हो रहा है, उसको पहले आप आइडेंटिफाई करो, फिर उसको मार्केट करो कि हम ये कर रहे हैं बाकी कोई नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? क्लैरिटी इसकी, मैंने ऊपर भी क्लियर कम्युनिकेशन की बात करी थी। क्लैरिटी होना चाहिए, जरा सा भी कस्टमर को सोचना पड़ा कि ये करता है कि ये करता है। आपके चार्जेस भी क्लियर रखो, जो है कोई हिडन चार्जेस मत रखो। आपकी आप जो दोगे वो भी बता दो, जो नहीं दोगे वो भी बता दो। जैसे बिजनेस में कोई कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री कई लोग भी कॉम्पिटिटर देते हैं, तो आप बता दो सर हमारे बिजनेस में ये प्राइसिंग में यही है। जरा सा भी वो नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट आदमी ने प्राइस पे कर दिया, उसको लगा यही 4 सर्विसेज मिलेगी, लेकिन आप दे 3 ही रहे, तो आप प्रॉपरली मेंशन करो कि हम ये सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 देंगे, चौथी नहीं देंगे। ताकि कस्टमर का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो हम कस्टमर खो देंगे। तो यही है कि आपको क्लियर और कंसाइज मैसेज करना है, जो वैल्यू बताए आपके प्रोडक्ट और सर्विस की। कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज नहीं करना है, कोई टेक्निकल, हाँ आप आपके मैटर के टेक्निकल होंगे, लेकिन कस्टमर लेमैन है, उसको नहीं पता है, तो आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बिल्कुल अवॉइड करें। सिंपल, यहाँ लिखा है मैंने, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स आपको ऑडियंस को बताना है, क्या है कि वो आपके बेनिफिट्स को क्विकली समझ ले। ठीक है। हाईलाइट टेंजिबल रिजल्ट्स, मतलब आपको आपके रिजल्ट्स आउटकम दिखाना है। जैसे आपने देखा होगा स्किन केयर के ब्रांड्स या हेयर केयर के ब्रांड बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट लगाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने के पहले गंजा था आदमी, अब देखो इतने बाल आ गए हैं। या स्किन का लगाते कि इतने एक्ने थे, अब क्लियर हो गया है। या मास गेनर्स एकदम पतली फोटो लगा देते हैं, फिर एकदम मोटी, लूज वेट, जिनको लूज वेट कराते हैं उनको एकदम मोटी फोटो लगा देते हैं, तो वो एक टेंजिबल रिजल्ट दिखाते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर। तो आपको क्या दिखाना है, यही लिखा है, आउटकम रिजल्ट दैट कस्टमर कैन एक्सेप्ट यूजिंग वन प्रोडक्ट और सर्विस, कि वो आपका प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको क्या रिजल्ट मिलेगा। इससे क्या होता है, सेविंग टाइम, रिड्यूसिंग कॉस्ट और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। आपको रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखाना है कि आपका प्रोडक्ट उनके ऊपर क्या, आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा। टेस्ट एंड रिफाइन, टेस्ट एंड रिफाइन का मतलब क्या होता है, आप आपके फीडबैक जो है, आपके ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं उनसे फीडबैक लो कि हमारी सर्विसेज कैसी लग रही है। टेस्टिमोनियल्स लो कि ये हमने कस्टमर्स ऑलरेडी ये ले चुके हैं प्रोडक्ट, ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, रिव्यूज़ लो।
ठीक है, फिर वो जो अच्छे रिव्यूज़ है वो बताओ कि हमारी सर्विसेज इन लोगों ने यूज़ करी, ये रिव्यूज़ है, आप चेक कर सकते हो। इससे आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। यही सब लिखा है, बी ओपन टू रिफाइन मसल्स बेस्ड ऑन रिव्यू, फीडबैक रिसीव्ड। फीडबैक के बेसिस पे भी आपको कस्टमर्स ट्रस्ट फेथ दिखाते हैं अपना, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या आते हैं, मैंने एलिमेंट्स आपको बता दिए, अब चैलेंजेस क्या आते हैं। तो चैलेंजेस क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द रियल पोटेंशियल कस्टमर्स, सबसे बड़ा। बहुत सारे स्टार्टअप समझ ही नहीं पाते हैं कि हम जो कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं क्या वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वॉच का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक स्पेसिफिक ऑडियंस ग्रुप है, हमको उसको आइडेंटिफाई करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन हमारे रियल पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, क्राफ्टिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोर्शन एक्यूरेटली अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग कस्टमर नीड्स, एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल टू कंडक्ट कंप्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च। क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, प्रोडक्ट बना लेते हैं, अच्छी मार्केटिंग करते हैं, लेकिन मार्केटिंग करने से नहीं होगा, आपको पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। आप 100 लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहे हो, लेकिन वो 100 प्रोडक्ट वालों जिसको आप दिखा रहे हो 100 में से 99 को चाहिए ही नहीं। तो आप मार्केटिंग करने से पहले मार्केट रिसर्च करो कि मैं 100 लोग को दिखा रहा हूँ तो 100 लोगों को प्रोडक्ट आपका चाहिए। उसके बाद आप जैसे कुछ चीज सर्च करोगे, आप सर्च करोगे गुड ईयरफोन या गुड हेलमेट, तो आपको सारी हेलमेट कंपनियों के ऐड आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती तो कुछ सर्च नहीं करोगे, जो आपको नहीं चाहिए वो सर्च नहीं करोगे आप। जैसे आप ये तो सर्च नहीं करोगे कि मेरे को स्टिक चाहिए, बूढ़े जो स्टिक यूज करते हैं वो तो आप सर्च नहीं करोगे ना। या ऐसा जो ब्लाइंड लोग चश्मा लगाते हैं वो तो आप सर्च नहीं करोगे। आप वही सर्च करोगे जो आपको चाहिए, और आप तभी इंक्वायरी 3-4 वेबसाइट विजिट करोगे। तो वही आपको मार्केट रिसर्च करना है कि मार्केट रिसर्च करके आपका एक कस्टमर बेस तैयार करना है। उसके बाद हमको मार्केटिंग करना है। तो ये लिखा, स्ट्रगल टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव, आइडेंटिफाई द डाइवर्स रिक्वायरमेंट ऑफ टारगेट ऑडियंस विदाउट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर पेन पॉइंट्स एंड डिजायर्स, इट बिकम चैलेंजिंग टू क्रिएट वैल्यू। अगर आपने कस्टमर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको नीड क्या है, उसको क्वालिटी अच्छी चाहिए, उसको प्राइस पॉइंट कम चाहिए, या उसका पेन क्या है, उसकी फीडबैक लो आप, तब आपको अच्छा चलेगा। सबसे बड़ा चैलेंज है आप अपनी रियल पोटेंशियल कस्टमर, अपने रियल ऑडियंस को पता करने में एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल करता है। पहला चैलेंज यहाँ पे आप बताऊं, एक स्टार्टअप ओनर की तरह सोचो। ऑलरेडी आपका 80+ 90+ पेपर आएगा। एक स्टूडेंट की तरह बिल्कुल मत सोचो। आप ये सोचो, आपका जो भी आप स्टार्टअप, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं। आप ये सोचो, मैं एक स्टार्टअप ओनर हूँ, मेरे को एक ब्रांड बनाना है, मेरे को एक वैल्यू क्रिएशन करना है, तो मेरे को कैसे मैं करूंगा। मैंने आपको बताया क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, तो आप ये चैलेंजेस से बताऊंगा तो आप कनेक्ट करोगे। हाँ यार, मैं अगर कोई ब्रांड बनाऊंगा तो मेरे को सबसे पहले पोटेंशियल कस्टमर को सर्च करना पड़ेगा, अपनी यूनिक आइडेंटिफाई बताना पड़ेगा कि मैं क्यों मुझको लो, ठीक है। मेरे को फीडबैक लेना पड़ेगा, मेरे को रिजल्ट्स बताना पड़ेगा पहले के, जब मैं कस्टमर अट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो आप एक स्टार्टअप ओनर की तरह सोचोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, और लाइफ टाइम, सिर्फ ये एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हैं। ये चीजें आप सीखोगे ना, आप लाइफ में कभी भी कोई भी स्टार्टअप करोगे तो आपको ये चीजें रियल लाइफ में काम आती है। मैं भी एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, ये चीजें रियल लाइफ में काम आती है। मैं एज अ सिर्फ ये चैप्टर के या सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में चीजें काम आएगी। आप एक स्टार्टअप ओनर की तरह सोचो, तो एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, तो सब सारी चीजें कनेक्ट करोगे और सारी चीजें लाइफ टाइम याद रहेगी। तो पेपर तो आपके लिए क्या ही है, कुछ भी नहीं है। इजी रेप्लिकेशन बाय कॉम्पिटिटर्स, इसका मतलब क्या होता है कि हम जो चीज कर रहे हैं, हमने कोई जैसे मान लो रेफरेंस का चालू किया, या हम एक 2-3 चीजें लेने के बाद एक छोटा सा गिफ्ट देना शुरू कर दिया, हमने कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू कर दिया, हमने गिफ्ट कार्ड दे दिया कि आप अगली परचेज पे जाओगे तो आपने 1000 की परचेज करी, अगली बार आपको 100 रुपये। तो कस्टमर आपका
अट्रैक्ट हुआ आपसे, तो कॉम्पिटिटर उस चीज को कॉपी कर रहा है। तो हमको प्रोटेक्ट करना है, हमको उस तरीके से करना है कि हम ऐसा करें जो कंप्यूटर वो ही नहीं कर पाए, रेप्लिकेट ही नहीं कर पाए, उसको कॉपी ही नहीं कर पाए। तो इजी रेप्लिकेशन नहीं होना। तो यहाँ क्या लिखा, एंटरप्रेन्योर नीड टू बी नेविगेट थ्रू एग्जिस्टिंग कंपटीशन एंड पिन पॉइंट एक्सेप्ट दैट सेट ऑफरिंग अपार्ट। मतलब ऐसी चीज देना है जो रेप्लिकेट नहीं हो पाए इजी तरीके से। कम्युनिकेटिंग द मैसेज, वहां लिखा था मैंने क्लियरली कम्युनिकेट, क्लियरिटी। तो यही है कि अगर आप कस्टमर को क्लियरली नहीं बताओगे कि हम कौन है, हम करते क्या हैं, और अगर आप हमें चूज करते हैं तो क्या फायदा है, तो ये चैलेंजिंग होता है। क्या है लिखा, सिंप्लीफाइंग द मैसेज वाइल रिटेनिंग द एसेंस ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन डिमांड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस लेवल ऑफ प्रेफरेंस। तो हमें मैसेज को इतना क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि इतनी एफिशिएंटली कम्युनिकेट करना है कि उसे चीज समझ आए और वो आपके लिए कन्वर्ट हो जाए कि हाँ ये मेरे लिए बेटर कर रहा है। एडेप्टिबिलिटी, मैंने चैप्टर 1 में ही पढ़ाया था एडेप्टिबिलिटी। ये एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक क्वालिटी होती है कि अगर आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर, तो एडेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई भी नया चेंज आया, मार्केट में चेंज आया, कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आया, प्राइस में चेंज आया, सप्लायर में चेंज आया, तो उसको अडेप्ट करके आगे बढ़ना। नॉट लाइक अ नोकिया, कोडाक कैमरास, कि नहीं हमको चेंज होना ही नहीं है, हमको एंड्रॉइड पे आना ही नहीं है। मार्केट आर डायनेमिक, ये लिखा है। कस्टमर प्रेफरेंस इवॉल्व ओवर द टाइम। मार्केट डायनामिक है, कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर पहले आज से 6 7 8 साल पहले स्किनी पैंट्स मांगता था, भैया मेरे को स्किनी चाहिए, स्किनी चाहिए, स्किनी चाहिए, ठीक है, पेंसिल जीन्स, स्किनी जीन्स। आज क्या मांगता है, भैया बूट कट चाहिए, भैया बैगी चाहिए। तो प्रेफरेंस ओवर द टाइम चेंज होती रहती है। अब एक बार ट्रेंड चला था कि बेवकूफ की टी शर्टों का, कि यहाँ पे लिखा होना चाहिए दिमाग गरम दिल से नरम, ये सब लिखा होना चाहिए, लेकिन अब वो कोई नहीं पहनता। अब सॉलिड टी शर्ट्स का जमाना है, बैक प्रिंट का, पहले आगे प्रिंट का जमाना था टी शर्टों पे, बैक पे नहीं, अब बैक प्रिंट पे जमाना है। तो कस्टमर प्रेफरेंस इवॉल्व होती रहती है, तो उसके लिए हमको एडेप्टिबिलिटी रखना पड़ेगा, एडेप्टिविटी रखना पड़ेगा कि मार्केट चेंज होगा, उस हिसाब से हमको एडजस्ट होना पड़ेगा, उस हिसाब से जो कस्टमर को चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, वो हम ऑफर करेंगे। कस्टमर नीड टू अलाइव एंड रेडी टू मॉडिफाई देयर वैल्यू एज मार्केट ट्रेंड। जो मार्केट ट्रेंड है, जो कस्टमर के एक्सेप्टेशंस है, उसे हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। रेगुलर मार्केट असेसमेंट करना पड़ेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर की फीडबैक लेना पड़ेगा। उसके बाद हमको प्रोटेक्टिव अप्रोच रहना पड़ेगा। इनोवेशन में हम ऐसा इनोवेशन करें कि कोई रेप्लिकेट ना करें, है ना। तो और एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन, ओला वंस एवरीडे ट्रेवलर पार्टनर। भले आज ओला नहीं चल रहा है इतना, रैपिडो बहुत चल रहा है, लेकिन ओला राइड शेयरिंग पार्टनर वाला, ये जो पूरी इकॉनमी बनाई थी राइडर वाली, कि आप कहीं से भी कैब बुक कर सकते हो, ये किसने लाई, उबर ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, लेकिन इंडिया में ओला ने लेके आई। ओला ने एडवर्टाइजमेंट किया, ओला ने मार्केट किया, तो उसने एक वैल्यू बनाई थी। पॉलिसी बाजार, आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ता है, आपको सारी कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसीज सब आपको एक ही जगह पे देता है। आईसीआईसी कितने में दे रहा है, टाटा कितने में दे रहा है, सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। नायका वुमेन एंटरप्रेन्योर का भी एक एग्जांपल है, फाल्गुनी नायर जी। वंस ब्यूटी और पैशन, बिल्डिंग एंड एनालाइजिंग बिजनेस मॉडल। Many startup, most of startup face challenges, most don't make it। वो challenges को face नहीं कर पाते और वो fail हो जाते हैं। 90% फेल हो जाता है, 10% स्टार्टअप जो चैलेंज को फेस करता है, उससे लड़ता है, उसको उस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेता है, वो स्टार्टअप चल रहा है।
आप देखते हो रोज स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है, रोज, और ऑलमोस्ट रोज बंद भी हो रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, 90% फेल एंड 10% नॉट इवन लास्टिंग अ ईयर एंड ओनली हाफ सर्वाइविंग टू द 5th ईयर। ठीक है, 10% लोग ऐसे हैं जो एक साल भी नहीं कवर कर पाते, और हाफ ही है जो 5वें साल तक टिक पाते हैं। पहला साल सरवाइव करते हैं, उसमें से भी आधे 10 मान लो सरवाइव कर गए एक साल, तो फिर 5वें साल में 5 ही सरवाइव करेंगे। मार्केट इतना डायनामिक है, मार्केट इतना चेंजिंग है, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, रैपिड चेंजेस आते हैं, रैपिड हमें अडेप्टिबिलिटी रखना पड़ता है, हमको तैयार रहना पड़ता है कि हमको कस्टमर को ये चाहिए, हमको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। वेल डिजाइन मॉडल्स कैन हेल्प टू अवॉइड, अगर आप अच्छे से अपना बिजनेस मॉडल जो मार्केट मांग रहा है उस तरीके से अगर आप अपना बिजनेस मॉडल रखोगे तो आप इस प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो और अच्छा बिजनेस मॉडल बना के आप सर्वाइव कर सकते हो। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आप सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैसे बनाओगे। क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, आपको सब कुछ समझ आएगा और आपको सब कुछ याद भी रहेगा। ठीक है, कस्टमर सेगमेंट, इस कस्टमर सेगमेंट मतलब क्या है, मैंने आपको भी बताया, नो योर ऑडियंस कह सकते हैं ब्रॉडर वे में। आइडेंटिफाई अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक पोटेंशियल कस्टमर्स, आप पहले एक कस्टमर बेस बनाओ, उन लोगों को मार्केट करो, उन लोगों से बात करो, उन लोगों को अपना प्रोडक्ट और सर्विस समझाओ कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों आपके लिए बेटर है। डिफाइन वन टारगेट कस्टमर एट देयर नीड्स, डेल्व इनटू सेगमेंट स्ट्रेटजीज, डेमोग्राफी के हिसाब से कि आपका, जैसे कुछ प्रोडक्ट साउथ में बहुत चलते हैं, कुछ प्रोडक्ट नॉर्थ में बहुत चलते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी है, आपका कस्टमर ही साउथ का है तो आप साउथ में टारगेट, आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है जो साउथ में ज़्यादा यूज होता है, वहाँ पे आपकी पोटेंशियल, आपका कस्टमर, आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है, आपकी सर्विस ही ऐसी है जो नॉर्थ में ज़्यादा चलेगी, या सेंट्रल में ज़्यादा चलेगी, या मिडिल ईस्ट वो ईस्ट में ज़्यादा चलेगी, जो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा चलेगी। ठीक है, तो बिहेवियर, तो आप उस तरीके से आप कस्टमर सेगमेंट, वैल्यू प्रोपोर्शन जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया कि आपकी क्या, आप एक वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को। आप अगर एक चीज दे रहे हो तो आज के धंधे में सिर्फ आप एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप इसके साथ एक वैल्यू भी क्रिएट कर रहे हो। आप क्या वैल्यू दे रहे हो, अगर आप एक चार्जर भी लेने जा रहे हो, अडेप्टर है, अब अगर आप चार्जर भी लेने जा रहे हो तो आप उससे पहले तो कस्टमर उसको क्या चाहिए अच्छे से आप बात करो, उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करो। ठीक है, उसको आप फिर उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, अगर इसमें कोई दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, तो उसको एक आफ्टर सेल सर्विस दो। उससे आपकी वैल्यू क्रिएट होती है कि आप एक वैल्यू प्रपोर्शन, क्या आप सिर्फ सामान नहीं बेच रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट्स जस्ट टारगेट कस्टमर, सॉल्यूशन पेन पॉइंट क्या है उनका, क्या दिक्कत आ रही है उनको, फास्ट चार्जर चाहिए, स्लो चार्जर चाहिए, टाइप सी चाहिए, यूएसबी टाइप चाहिए, कौन सा चाहिए, आप एक वैल्यू प्रोवाइड। फिर उसके बाद आता है चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट है और ये कस्टमर है, उसको आप किस तरीके से पहुंचा रहे हो, बहुत सारे तरीके हैं पहुंचाने के। ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आपका, या आपका कस्टमर, आपका ये प्रोडक्ट पहले होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, फिर उसके पास जाएगा, या तो सीधा अमेजोन पे जाएगा, अमेजोन के पास से उसके पास जाएगा, या तो फिर सीधा मेरी वेबसाइट है D2C। तो चैनल क्या है, चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपका ये प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट ऐसी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट है जो आप 20 दिन में डिलीवर करते हो। ठीक है, और आपके कंप्यूटर का भी सेम प्रोडक्ट है, वो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट पे है, सेम, भले एक दो चीज कम है कंप्यूटर के प्रोडक्ट में, बट वो है ज़ेप्टो पे। मान लो मेरा एक घूम गया, या मैं ऑफिस में भूल गया, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चार्ज करना है मेरा लैपटॉप या मेरा फ़ोन, जिसका भी चार्जर है, फ़ोन का चार्जर है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा फ़ोन खोलूँगा, ब्लिंकिट करूँगा, तुरंत आ जाएगा। और जो
ये कंप्यूटर का प्रोडक्ट आ गया। मेरी वेबसाइट में 15 दिन में आएगा, तो 15 दिन वेट नहीं करेगा इंसान आपका। आपको चैनल, जो एफएमजीजी नमकीन के पैकेट, टूथपेस्ट, सब, डिश वॉशर, डिटर्जेंट पाउडर, टिफिन, कैलकुलेटर, हर चीज ई कॉम पे क्यों बिक रही है? आप भी मान लो एग्जाम सेंटर पहुंचे और आपने बैग खोल के दिखा रहे मैं कैलकुलेटर नहीं लेके आया, तो क्या आप अमेजोन से कैलकुलेटर ऑर्डर करोगे क्या? या केशो की वेबसाइट पे जाके कैलकुलेटर ऑर्डर करोगे क्या? नहीं। आप खोलोगे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, जहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिख गया आप वहाँ से ऑर्डर करोगे। आपका एग्जाम शुरू होने से पहले आपके पास कैलकुलेटर होगा। तो चैनल, कैसे आपके पास आपका प्रोडक्ट, इसलिए ब्रांड्स मर रहे हैं कि हम ई कॉम पे, क्विक कॉम पे लिस्ट हो जाए। ब्रांड्स लिटरली मर रहे हैं। तो चैनल्स, ठीक है, ये मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ये तो आप भी पढ़ सकते हो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। मैं आपको रियल मीनिंग बताऊंगा कि क्या है, जिससे हम एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, की रिसोर्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैंने आपको बताया। कस्टमर से आपको रिलेशन कैसे बनाना है, आपको आफ्टर सेल सर्विस देना है, आपको उनसे सेल कस्टमाइज सर्विस भी दे सकते हो आपकी, आपके लिए ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं। कस्टमर से रिलेशन अच्छे मेंटेन करना, उनके बर्थडे है, उनके एनिवर्सरी है, तो उस बर्थडे पे, जैसे स्टारबक्स बर्थडे मंथ पे, वेस्ट साइड, ये कस्टमर रिलेशन कैसे मैनेज करता है? बर्थडे मंथ है, आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ये ब्रांड्स कैसे कस्टमर रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं? उनके बर्थडे अपने उसमें डाल देते हैं, मैसेज कर देते हैं हैप्पी बर्थडे सर, इन बर्थडे मंथ यू कैन अवेल 10% मोर डिस्काउंट ऑन आवर सोर्स। तो कस्टमर रिलेशनशिप ऐसे मेंटेन कर रहे हैं आप। पोस्ट परचेज एंगेजमेंट, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कस्टमर फीडबैक। आप जैसे आपको ये बिल करोगे, बिल करने के साथ एक लिंक भेज दो कि सर ये आप फीडबैक फॉर्म है, आप इसको फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। तो एक रिलेशनशिप है। अगर मान लो कस्टमर आपसे नाराज हुआ, आपकी उससे, या आप कोई दिक्कत आ, तो वो उसमें लिख देगा और आप उसको सॉल्व कर दोगे, तो आप उसको रिटेन कर लोगे। अगर आप ये नहीं करोगे तो वो बोलेगा अरे यार इसकी तो सर्विस खराब लगी, इसने ना मुझसे पूछा भी नहीं, इसको फिक्र भी नहीं है इसका कस्टमर कैसा, क्या फील कर पा रहा, क्या पेन पॉइंट है उसका, तो वो आपके कंप्यूटर पे शिफ्ट हो जाएगा। इतना डायनेमिक है, 100 कंप्यूटर है आज किसी भी फील्ड में। रिवेन्यू स्ट्रीम्स, ठीक है, ये हाईलाइट नहीं हो पाया मेरी टीम से, कोई दिक्कत नहीं है। रिवेन्यू रिवेन्यू स्ट्रीम्स मतलब कैसे कोई बिजनेस अर्न कर पा रहा है, क्या प्राइसिंग मॉडल है उसका, या वो सीधा कस्ट सर्विस से कमा रहा है, या सीधा आपको प्रोडक्ट बेच रहा है उसके प्राइस से कमा रहा है, या उसको आपको कोई सब्सक्रिप्शन बेच रहा है, या फ्रीमियम मॉडल है, उसका कुछ बेसिक सर्विस आपको फ्री में दे रहा है, फिर बाद में सब्सक्रिप्शन, प्रो प्रीमियम सर्विसेज के लिए एक अलग से सब्सक्रिप्शन दे रहा है क्या, लाइसेंसिंग के पैसे ले रहा है क्या, किस चीज़ के पैसे ले रहा है। रिवेन्यू स्ट्रीम्स भी तो हम बिजनेस मॉडल है, तो कैसे कमा रहा है, कमीशन से कमा रहा है कि डायरेक्ट कमा रहा है, क्या कैसे, की रिसोर्सेस, रिसोर्सेस होना और रिसोर्सेस को यूज करना, दोनों में फर्क होता है। हमें अपना रिसोर्स को इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, यूटिलाइज करना है कि हम उस रिसोर्स से मैक्सिमाइज बेनिफिट, मैक्सिमाइज इम्पैक्ट हो उस रिसोर्स का, और हमें उसका फायदा हो। इसमें यही लिखा है, ह्यूमन, हमारे पास 5 स्टाफ है तो हम 5 स्टाफ से उतना काम कराएं जितना करवाना चाहिए। जरूरी ऐसा नहीं कोई खाली बैठा हो, या ऐसा भी ना हो कि हम पाँच, हमारे पास 5 स्टाफ है, हम 10 लोगों का काम 5 लोगों से करा रहे, पाँचों छोड़ देंगे भाई, पाँचों छोड़ देंगे। फिनेंशियल हमारे पास पैसा ऐसा नहीं है, हमारे पास ज़्यादा पैसा, अच्छी फंडिंग मिल गई तो हम एंड से कहीं भी ऑफिस ले ले रहे हैं, फालतू का खर्चा कर रहे हैं, नहीं। फिजिकल इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज का हमको ढंग से यूज करना है, कहने का मतलब। की एक्टिविटीज, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको हम परफॉर्म करने से अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे।
हम प्रोडक्शन हमारी की एक्टिविटी है, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सपोर्ट। हम पहले तो देखो, आप कितनी अच्छी मार्केटिंग कर लो, प्रोडक्ट आप एक बार बेच दोगे, आपका प्रोडक्शन ही अच्छा नहीं है तो वो आप कितनी मार्केटिंग कर लो, आप रोज उसके इंस्टाग्राम पे दिख जाओ, एक बार लेगा दोबारा नहीं दिखेगा, आपको ब्लॉक और कर देगा, भाई इसके ऐड मत दिखाना मेरे को। सबसे पहले प्रोडक्ट, फिर उसका प्रोडक्ट आपने अच्छा बनाया लेकिन आप दिख ही नहीं रहा हो, आपका कंप्यूटर दिख रहा है, भले उसका प्रोडक्ट आपसे कमजोर है, ठीक है, वो 17 है आप 20 हो, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको वही बताया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपकी वेबसाइट पे 20 दिन में आ रहा है, वो ई कॉम पे क्विक कॉम पे रजिस्टर्ड है, ब्लिंकिट से उसका सामान आ जा रहा है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, आप आफ्टर सेल कस्टमर अगर पूछना चाह रहा है वो कि मैं ये लूँगा तो कैसे मेरे हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा क्या। की पार्टनरशिप्स, की पार्टनरशिप मतलब क्या होता है कि जो बाहर के एक्सटर्नल चीज़ें, सप्लायर हो गए, ठीक है, आपका सप्लायर, आपकी रिलेशनशिप, आपसे पार्टनरशिप अच्छी होनी चाहिए। आपको ढेर सारे ऑर्डर आ गए और आपके सप्लायर ने आपको माल नहीं दिया, कैसे बना लोगे, कैसे फुलफिल कर लोगे। आपकी कोलैबोरेशन, अलायंस अच्छे होने चाहिए बिजनेस में, जितने भी आपकी पार्टनरशिप है एक्सटर्नल लोगों से, एम्प्लॉय से रिलेशन अच्छे होने चाहिए। एम्प्लॉय को आपको अच्छा टैलेंट, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करना है, उसको प्रमोट करना है, उसको मतलब उसको रखने के लिए आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे वो रहे, ताकि आप रिटेन करो, आपके पार्टनरशिप स्ट्रांग हो। कॉस्ट स्ट्रक्चर, आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने बहुत बड़ा वेयर हाउस, बिल्डिंग, फैक्ट्री ली, उसका रेंट भी, वेरियस जो फिक्स खर्चे हैं, जो वेरियस खर्चे हैं, जो भी सारे खर्चे हैं, उसका पूरा आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मेरी इतनी कॉस्ट है, फिर मेरे को उस पर इतना प्रॉफिट जोड़ के इतना मार्जिन निकालना। को समझ में आ गया? मैंने आपको एक एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके, एक भी चीज थेरिकल नहीं गया हूं मैं। अगर आप मेरे को सिर्फ अच्छे से सुन लोगे और ये एक बार पढ़ लोगे ना, 85 प्लस आने हैं, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बता भी दूंगा मार्कशीट, जो ये सब करके 88, 81, 85, 82, 84 नंबर आए, मैं एक वीडियो भी इस चीज के लिए भी बना दूंगा। और आपने बिजनेस मॉडल बना दिया, आप उसको करोगे टेस्टिंग एंड वैलिडिटी। आपने कोई चीज बना दी, अब उसका टेस्ट तो करोगे, वैलिडेट तो करोगे ना। सबसे पहला काम है मार्केट रिसर्च। आपको एक मार्केट रिसर्च करना है, कस्टमर की नीड समझना है, प्रेफरेंस समझना है, बिहेवियर समझना है, ठीक है। कस्टमर को चाहिए लाल, आप मार्केटिंग कर रहे हो, हम पीला है, हमारे पास पीला है, पीला ले लो, पीला ले लो, पीला ले लो, नहीं। तो कस्टमर की नीड लाल है, तुमको लाल बना के लाल अगर मार्केट करेंगे तो कस्ट बिकेगा, ठीक है। तो हमें ग्राउंड पे जाके मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, समझ रहे हो आप बात। फीडबैक लेके आओ, सर्वे करो, इंटरव्यू करो, ठीक है। प्ले कोर्स टू अटेंशन, उनका पेन क्या है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, उनको इसमें दिक्कत आ रही है कि सर ये प्रोडक्ट तो है लेकिन हम इसको ये नहीं कर पा रहे हैं, ये हेलमेट तो है लेकिन ये अंदर से कंफर्टेबल नहीं है, इसको निकालने में दिक्कत आती है, हैंडल नहीं लगता है, ठीक है। ये वॉच तो है लेकिन पहनने में इसमें हाथ में दाग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आप ऐसी वॉच बनाओ जो लाइट है। मतलब आप उनको, उनके अटेंशन करो, उनके पेन पॉइंट क्या है, वो चाहते क्या है। जैसे मान लो ये भारी है तो ये पेन पॉइंट हो गया कि यार ये घड़ी भारी है, डिजाइन अच्छा लेकिन भारी है, तो आप उसको लाइट बनाने की कोशिश करो। डिजायर क्या कि भैया थोड़ी सी हल्की घड़ी हो तो ज्यादा अच्छा, तो आप उसको हल्की घड़ी ऐसी डिजाइन में जो उसको अच्छी लगी ऑफर करो। यही तो है मार्केट रिसर्च। पायलट टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग, मतलब आपको उसको टेस्ट करना है, प्रोटोटाइपिंग करना है कि अगर आइडेंटिफाई द, आपको चेक करना है कि हम इस चीज यूज करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, क्या पोटेंशियल चैलेंज आएंगे, क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। हमको सारी चीजें इकट्ठी करनी है। रियल क्या होता है, कई बार हम जब बनाते हैं तब तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम वो प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं ना, तब बहुत सारे चैलेंजेस बाद में पता चलते हैं। फिर एक आता है MVP, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, नहीं पबजी वालों, ये होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट।
मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मतलब ऐसा होता है कि ऐसा स्टार्टअप आप एकदम से बहुत सारा पैसा डाल के एकदम फाइनल प्रोडक्ट नहीं निकाल दोगे। अब कम पैसा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप एक सिंप्लीफाइड वर्जन निकालो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। और क्या है इसमें आपको नोट से पढ़ाता हूँ, लॉन्च द एमबीपी मार्केट टू गेदर रियल वर्ल्ड यूजर डेटा एंड फीडबैक। आप वो चीज़ निकालो जो आप करना चाह रहे हो, आपका पर्पस है, एकदम मिनिमम खर्चा करके एक सिंप्लीफाइड वर्जन निकालो, फिर आप उसमें फीडबैक करो कि ये जो आप सोच रहे हो वैसा पर्पस फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, कस्टमर की नीड और डिजायर को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं। तो आप उस लिए आप एक मिनिमल वाइबल टेस्टिंग करते हो, मिनिमम एमवीपी प्रोडक्ट निकालते हो, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। आप फाइनेंशियल मॉडल्स तैयार करो कि रिवेन्यू स्ट्रीम्स क्या होगी, हम सब्सक्रिप्शन से कमाएंगे, किस चीज़ से कमाएंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, कितना कॉस्ट होगा, उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट है, कितनी तरीके से हम पैसा कमा पा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। फिर उसके बाद फीडबैक, सीकिंग फीडबैक, ठीक है। हम फीडबैक सिर्फ कस्टमर से नहीं लेंगे, मेंटर्स, हम जो हमारी फील्ड में स्पेशलिफाइड है या एक्सपर्ट है उनसे बोलेंगे हम ऐसा कर रहे हैं सर। इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे तो वो बताएंगे आप D2C B2C कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट D2C करना चाहिए आपको। फेलो बिजनेस ओनर्स क्या अप्रोच है, हम लोगों से फीडबैक लेंगे कि ऑलरेडी जो एक्सपर्ट है या जो ऑलरेडी इस फील्ड में एस कर चुके हैं उन लोगों से, जो बहुत सारे आजकल मेंटर गाइड लोग होते हैं उन लोगों से पूछेंगे। गैदरिंग फील्ड में मैंने ये जो आपको समझाया। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है, ओवरलुकिंग स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी को इंसान अवॉइड कर देता है। स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है, एक्सपांशन। आज मैं 500 कस्टमर को कैटर कर रहा हूँ तो 5 लाख कस्टमर तक कैसे पहुंचूंगा, 500, 5000, 5,000, 5 लाख। तो मेरे को हमेशा डे वन से स्केलेबिलिटी को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। अगर मैं स्केलेबिलिटी को कंसीडर नहीं करूंगा तो वो बिजनेस को लिमिट कर देगा, बिजनेस को एक कुएं का मेंढक हो जाऊंगा। तो ग्रो विथ इंक्रीजिंग डिमांड, ठीक है। स्केल विदाउट स्केलेबिलिटी सक्सेसफुल इनिशियल मॉडल में स्ट्रगल टू एक्यूमुलेट ग्रोथ। मतलब अगर स्केलेबिलिटी का नहीं चलता तो आपकी सक्सेसफुल मॉडल भी ग्रोथ करने में स्ट्रगल करेंगे दोस्तों। नेविगेटिंग निगलेक्टिंग मार्केट रिसर्च को आपने निगलेक्ट कर दिया। आपने बोला ठीक है मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, कुछ नहीं, आपने सोचा ही नहीं टाइम के साथ कस्टमर प्रेफरेंस इवॉल्व होती है, आप अगले नोकिया बन जाओगे। तो आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, आपको कस्टमर के साथ ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक, मेरा माल तो बिक रहा है, मैं क्यों फीडबैक लूं। अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि कस्टमर आपकी किस बात से नाराज है। तो आपको आपके बिजनेस मॉडल में ये चीज डालना पड़ेगा कि मैं फीडबैक लूं ताकि मैं सुधार कर पाऊं। सुधार करने के बाद मैं एक्स्ट्रा चार्ज भी कर पाऊंगा, जो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं कर पा रहा है वो मेरे को फीडबैक देगा कि सर आपने कोई भी नहीं कर पा रहा तो आप तो करो। तो आप अपने बिजनेस मॉडल में स्केलेबिलिटी रखो, मार्केट रिसर्च रखो, फीडबैक रखो कि आपको फीडबैक। उसके बाद फिनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैंने देखा बेचता बहुत अच्छा है, ऑन्टरप्रेन्योर बेच बहुत अच्छे रहे हैं, कस्टमर रिस्पॉन्स अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, लेकिन फिनेंशियल प्लानिंग ही नहीं है, यूनिट इकोनॉमिक्स में दम नहीं है, मार्जिन ही जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छी कॉस्ट क्या रख रहे हैं हम, सेल्स प्राइस क्या रख रहे हैं हम, मार्केटिंग में कितना खर्च करना चाहिए और कितना खर्च कर रहे हैं हम, ये पूरा एक फिनेंशियल प्लानिंग में आता है। हमको एक एक रुपए का हिसाब और एक एक रुपए कैसे खर्च होना चाहिए सब आज प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मार्केट में निकल गया 50,000 रुपए लेके हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, 30,000 रुपए आपने मार्केटिंग में खर्च कर दिया, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं बचा। आपने मार्केटिंग में कर लिया, आपने लेबल प्रिंट करा लिया, आपने पैकेजिंग मटेरियल खरीद लिया, सब खरीद लिया, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे नहीं बचे आपके पास।
बस प्लानिंग तो होना चाहिए कि 20% मार्केटिंग में जाना चाहिए, 10% में जाना चाहिए, 50% प्रोडक्शन में जाना चाहिए। एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत होना जरूरी है। फिर एक लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। रिजिड नहीं हो सकते आप किसी भी चीज में, रिजिड बिजनेस मॉडल नहीं बना सकते। आपको ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें अडेप्टिबिलिटी हो। कल को मार्केट चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, तो हमारा बिजनेस मॉडल उसको अडेप्ट कर पाए, फ्लेक्सिबल हो कि उस हिसाब से वो चेंज हो पाए। पुअर रिसोर्स लोकेशन, मैंने वही बताया आपको। 10 एम्प्लॉय हायर कर लिया, ज्यादा पैसा है तो 10 एम्प्लॉय, 8 एम्प्लॉय, 4 एम्प्लॉय का काम 8 एम्प्लॉय कर रहे हैं। अच्छी फंडिंग मिल गई तो जहाँ हमको ऑफिस नहीं डालना चाहिए वहां भी ऑफिस डाल रहे हैं। मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स लीड टू ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। ठीक है, हमें रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप एक बिजनेस तरीके से सोचोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैंने सब कुछ क्या कॉमन मिस्टेक होती। अब एक टर्म और रह गया, लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप से मतलब ही समझ में आ रहा, लीन। लीन मतलब बिना ज्यादा खर्चा करे, बिना एकदम हैवी इन्वेस्टमेंट करे एक स्टार्टअप जो आपकी हर चीज को मिनिमल रखे, मिनिमल कॉस्ट रखे, मिनिमम मार्केटिंग करके एक प्रोडक्ट बनाना, एक स्टार्टअप करना, उसको बोलते हैं लीन स्टार्टअप। हम इसको डिटेल में आके पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होगी तो मैं आपको इसलिए इससे पढ़ा रहा हूँ। इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस देयर इज अ मॉडर्न अप्रोच कॉल्ड लीन स्टार्टअप मेथड। इन एक नया तरीका है सोचने का जो मोर एफिशिएंट है और रेडी फॉर चेंजेस है। इसका मतलब ये होता है कि आप एकदम एकदम नया प्रोडक्ट नहीं, एकदम बहुत अच्छा कुछ ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट एकदम 4 SKU ला रहे हो, 4 नए नए प्रोडक्ट ला रहे हो, नहीं। एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करना, जो मैंने आपको पहले बताया, MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है। बेसिक वर्जन लॉन्च करना है। पहले हमको समझना है कि हमारा जो प्रोडक्ट हम जो चाह रहे हैं वो कस्टमर तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, जो हम कस्टमर को देना चाह रहे हैं वो कस्टमर तक पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, लिसन व्हाट कस्टमर्स से, सी हाउ दे यूज इट। ठीक है, पहले फीडबैक लो आपकी एमवीपी की, कि आपका एमवीपी के बारे में क्या बोल रहे हैं लोग, क्या नहीं बोल रहे हैं लोग। ठीक है, द लूप ऑफ बिल्डिंग, मेजरिंग एंड लर्निंग हेल्प बिजनेस इंप्रूव देयर प्रोडक्ट फास्टर। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया आपकी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है या आपका प्रोडक्ट इस चीज में अच्छा कर रहा है, कोई दिक्कत है, तो नेक्स्ट वर्जन जब हम निकालेंगे वो दिक्कत को सॉल्व करके निकालेंगे। जैसे आपने प्रोटीन पाउडर का ब्रांड, एक प्रोटीन आपने हल्का सा नॉर्मल वाला लॉन्च करा बिना कोई फ्लेवर के, आपने बेचा उसको या टेस्टिंग पे दिया, नॉर्मल एमवीपी आपका। किसी ने बताया कि इसका टेस्ट घुल नहीं रहा है, लम्स आ रहे हैं, तो आपने अगली बार वो लम्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आपने 10 फ्लेवर के एकदम से नहीं निकाल दिए, चॉकलेट अलग है, स्ट्रॉबेरी अलग है, रसमलाई फ्लेवर, कुल्फी फ्लेवर, नहीं, आपने एक सिंपल बेसिक सा फ्लेवर निकाला। उसको बोलते हैं लीन स्टार्टअप। पहले आप एक पहले कस्टमर्स को बेचो, फिर जानो कि हमारा एमवीपी कैसा काम कर रहा है। टॉकिंग टू कस्टमर्स है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको जानना पड़ेगा उनकी फीडबैक क्या है, क्वेश्चंस पूछेंगे वो। ठीक है, उनको क्या चाहिए, जैसे आपने प्रोटीन, तो उनको कैसा प्रोटीन पाउडर चाहिए, तो वो आपको पूछना पड़ेगा। इसमें सेविंग रिसोर्सेज इज अ बिग आइडिया इन लीन स्टार्टअप। आपको यहाँ पे एकदम से मैंने बोला 10 लीवर नहीं निकालना है। दे डोंट वेस्ट मनी, टाइम, थिंग्स डोंट मैटर। ठीक है, वो आप एमवीपी निकालोगे, लोगों को बेचोगे, लोगों की बात सुनोगे, एकदम फीडबैक, एकदम फैंसी चीजें नहीं करेंगे। वो चीज, उस चीजों पे टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करेंगे जो चीजें मैटर नहीं करती। ठीक है, जिनके पास जो रिसोर्सेस से जो चीजें हैं उस चीजों से वो चालू करते हैं। ठीक है, उनको क्विकली improve फर्स्ट वर्जन प्रोडक्ट माइट बी टू बेसिक। ठीक है,
तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ें अच्छी हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि चीज़ें अच्छी हम बहुत बेसिक रखते हैं तो हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी नहीं मिल पाता लीन स्टार्टअप में। अब लीन स्टार्टअप के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे नो ब्रोकर एक वेबसाइट है, रेड बस। रेड बस का लीन क्या है? रेड बस ना उसकी कोई बसें चलती है क्या रेड बस की? बस एक एग्रीगेटर मॉडल है, मार्केट प्लेस है। आपको बस चाहिए, बस एक जगह जहाँ बस ऑपरेटर्स और ट्रेवलर्स दोनों को मिला दिया, रेड बस। लीन स्टार्टअप। इंस्टाग्राम, a photo sharing app is a classic example of lean startup. इंस्टाग्राम क्या है? एक फोटो शेयरिंग ऐप है। अब तो रील्स भी बन रही है उस पे। कुछ नहीं था, एक ऐप था वो। आज उसने कितने बिजनेस खड़े कर दिए, कितनी चीजें खड़ी कर दी, कितना बड़ा इंस्टाग्राम कितनी बड़ी चीज बन गई है। सच अ बिग थिंग, समझ रहे हो? ड्रॉप बॉक्स। अब बिजनेस पिचिंग। बिजनेस पिचिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को पिच कर रहे हो कि हम क्या हैं, हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, हम कितना बड़ा मार्केट ग्रैब कर सकते हैं, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम क्या चीज़ बना रहे हैं, हम कैसा पैसा कमाएंगे, हम कैसे कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे फीडबैक ग्रैब करेंगे, ये हमारा बिजनेस मॉडल है। एग्जीक्यूशन प्लान कैसा है, ये हमने सोचा है, हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, माल कैसे बेचेंगे, जगह जगह दुकान पे जाएंगे क्या, इंस्टाग्राम पे ऐड करेंगे क्या, किससे कनेक्ट करेंगे, किसको कमीशन देंगे, हमारा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, हम इस साल 1 करोड़ की सेल करेंगे, अगले साल 2.5 करोड़ की करेंगे, 5 करोड़ की करेंगे, इस साल हमारा मार्जिन ग्रॉस मार्जिन 15% है, नेट 10% है, अगले साल 20% ग्रॉस हो जाएगा, नेट 15% हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है, कंपटीशन क्या है, हमारा कंपटीशन कितना बड़ा है, कंपटीशन कितना छोटा है, कितने हजार करोड़ का मार्केट है, कॉल टू एक्शन। ये कॉल टू एक्शन बताना पड़ेगा ना कि हम क्या पिच कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमको पार्टनरशिप चाहिए, हमको एडवाइस चाहिए, हमको कंसल्टेंसी चाहिए, बताना पड़ेगा ना। जैसे शार्क टैंक में आखिरी में नहीं बताते हैं, वी आर डिमांडिंग 2%, वी आर गिविंग 2% फॉर 2 करोड़, वैल्यूएशन 100 करोड़। तो मैंने आपको पूरा बिजनेस पिचिंग तो बता दी क्या होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या हमको बताना पड़ेगा, हमारा क्या, हम कौन है, हम क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्रॉब्लम है जिसको हमारा बिजनेस सॉल्व कर रहा है, ये चीज़ हमको बतानी पड़ेगी, ठीक है। वैल्यू प्रोपोर्शन की हम क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी क्या फ़ायदे हैं, हम क्या यूनिक दे रहे हैं। जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए ना वही के वही लिखे हुए हैं यहाँ पर। मार्केट अपॉर्चुनिटी की कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है, मार्केट का टोटल मार्केट टारगेट मार्केट क्या है, उसका साइज़ क्या है, कितने हजार करोड़ का मार्केट है, कितना ग्रोथ हो सकता है। जैसे कॉफ़ी, किसी ने 15 साल पहले सोचा भी नहीं था कि कॉफ़ी का मार्केट इतना बड़ा हो जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी थी, एक साइज थी, कितने हजार करोड़ का मार्केट आज बन गया है कॉफ़ी। जो देश, जहाँ जिस देश की सुबह चाय से होती है, शाम चाय से होती है, नशा है लोगों के लिए चाय, वहाँ कॉफ़ी इतना इवॉल्व हो गया, वहाँ कॉफ़ी का इतना बड़ा मार्केट बन गया। तो एक बताना है कि हमारा टारगेट मार्केट ये है, उसका साइज इतना है। बिजनेस मॉडल बताना है आपको कि आप कैसा पैसा कमा रहे हो। बिजनेस एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस मेक मनी, प्रॉफिटिबिलिटी क्या आ रही है, ठीक है। एग्जीक्यूशन प्लान कि हम कैसे इस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम अपना माल बेचेंगे। इन्वेस्टर्स को पता मालूम होना चाहिए ना कि आप कैसे उसको रियलिटी में बदलोगे आपके प्लान्स को, ठीक है। प्रोजेक्शंस होना चाहिए आपके पास, रिवेन्यू क्या होगा, रिवेन्यू आगे चल के रिवेन्यू कितना करने वाले हो आप, एक्सपेंस कितना हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ग्रॉस कितना कर रहे हो, नेट कितना कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ठीक है। आपको एक पूरा लैंडस्केप बनाना है कि
पहले समझना है आपकी कॉम्पिटिटर कौन है, उनकी वो क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस कहाँ है, वो कहाँ अपना गैप कर रहे हैं, आपको वही गैप पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। कॉल टू एक्शन बताना है आपको कि आपको क्या चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो क्या, आप पार्टनरशिप मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो आप पिचिंग से। फिर अब बिजनेस पिच के टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस पिच: एलिवेटर पिच, इन्वेस्टर पिच, सेल्स पिच, पार्टनरशिप पिच, प्रोडक्ट पिच। वैसे तो ब्रॉडर सिर्फ उसी में समझ में आ रहा है आपको। किस में समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या है। एलिवेटर पिच होता है छोटा सा, 2 मिनट 30 सेकेंड से 2 मिनट तक चलता है। आपको सिर्फ बताना है बेसिकली आप करते क्या हो, आप क्या हो, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, डिटेल्ड में, एकदम डिटेल कंसाइज तरीके से, 30 सेकेंड से 2 मिनट में एलिवेटर। इन्वेस्टर पिच, इसमें आपको पूरा शार्क टैंक तो आपको 15 मिनट का दिखाता है, वैसा नहीं होता, 1 घंटे का होता है। उसमें आपको सब कुछ बताना है, आप क्या की आपकी अपॉर्चुनिटी है, कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, कैसे आप अलग हो, कैसे आप पैसा कमा रहे हो, क्या आपका कितना पैसा कमा रहे हो, कितना कमाओगे, मार्केट साइज क्या है, सब कुछ आपको बताना है इसमें। सेल्स पिच, पोटेंशियल कस्टमर्स के आपको बताना है कि हम क्या बेच रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं, कितना ऑफर कर रहे हैं। पार्टनरशिप पिच, कि आप किसी पार्टनर के पास जा रहे हो स्ट्रेटेजिक अलायंस करने, स्ट्रेटेजिक पार्टनर करने, तो आप उसको बताना है कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको, हमको, आपको क्या फ़ायदा मिलेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। प्रोडक्ट पिच, आप बता रहे हो कि हम कैसे यूनिक है कंप्यूटर से, कैसे अलग है, हमारा प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट में कैसे बाकी कंप्यूटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा फीचर है। ये टाइप्स ऑफ बिजनेस पिच। मैंने एक एक कीवर्ड यूज़ किया है, मैंने पूरा आपको समझाया है, रटाया कहीं भी नहीं है। एमसीक्यू पेपर है, अगर आप कीवर्ड्स और चीज़ों को एज अ एंटरप्रेन्योर बन के सोचोगे, 85 प्लस कहीं भी नहीं गए, और ये चीज़ें लाइफ टाइम के लिए आप पढ़ रहे हो। ठीक है, चैप्टर 2 यहाँ पे फिनिश होता है, मिलते हैं चैप्टर 3 के वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लाइक करो जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करो। बाय, जय हिंद।